हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास का 4th लेसन पदार्थ, धातु और अधातु, आज हम इसकी स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, आप सभी जानते हैं ये सारी धातु हैं। एक टेबल दी गई है, आयरन, कोयला, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा चमकदार होता है, कौन सा चमकदार होता है, कौन सा कठोर होता है, कौन सा नरम होता है, ये टेबल आपको फिल करनी है। जैसे आप आयरन के बारे में जानते हैं, ये चमकदार भी होता है, कठोर भी होता है। कोयला क्योंकि अधातु है तो ये चमकदार नहीं होता। हम सिंपल कोयले की बात कर रहे हैं और ये कठोर भी नहीं होता इतना। सल्फर है, सल्फर भी अधातु के अंदर आती है तो ये भी चमकदार नहीं होती और कठोर नहीं होती। एल्यूमिनियम है, ये धातु के अंदर आता है और ये चमकदार और कठोर होता है। कॉपर, तांबा, ये भी चमकदार और कठोर होता है। तो इस तरह ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद हम धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, दोनों गुणों के बारे में। तो सबसे पहले हम धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ने वाले, धातु भी और अधातु भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक हैमर दिखा रखा है, नीचे कील दिखा रखी है। कील लोहे की होती है, आपको पता ही होगा। तो जब लोहे को हम हैमर से पीटते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, तो आपको पता ही होगा वो जो कील होती है वो फैल जाती है, वो पतली हो जाती है। तो इसी प्रकार ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम कोयले के टुकड़े के ऊपर अगर ऐसा करते हैं, पेंसिल लेड के ऊपर ऐसा करते हैं, तो वो इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। वो फैलेंगे नहीं, बल्कि वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि वो आघातवर्ध है या मेलिएबल नहीं होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हैं, आघातवर्धनीयता। आघात का मतलब होता है चोट करना, वर्धन का मतलब होता है बड़ा हो जाना। तो इसका मतलब यही है, जैसे हम जब किसी धातु के ऊपर चोट करते हैं तो वो फैल जाती है, वो पतली शीटों में बदल जाती है। तो धातुओं के इस गुण को आघातवर्धनीयता, मेलिएबिलिटी कहा जाता है। और धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, वो मेलिएबल होती है। लेकिन जो अधातु होती हैं वो ये गुण शो नहीं करती है। तो अधातु आघातवर्धनीय नहीं होती है, वो मेलिएबल नहीं होती है। तो एग्जाम्पल आप धातु का देंगे, जब आघातवर्धनीय पदार्थों का एग्जाम्पल दें तो आप लोहा, कॉपर आदि एग्जाम्पल दे सकते हैं। और जब आप अधातु का एग्जाम्पल दें भी, जो अधातु आघातवर्धनीय नहीं होती है, तो उसमें आप कोयला, पेंसिल लेड, ये आप दे सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ कहा भी, एक वो लगाया हुआ है, प्लास्टिक का था, अपने आप को घायल होने से बचाता है, आपको घायल होने से बचाता है। तो मतलब यहाँ पे कह रहे हैं भी, जो धातुएं होती हैं वो उष्मा की, मतलब धातुओं में उष्मा को एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का गुण होता है, जिस मतलब वो धातुएं सुचालक होती हैं। और जो अधातु होती हैं वो कुचालक होती हैं, वो सुचालक नहीं होती हैं। इसी तरह धातुओं में से विद्युत धारा आसानी से गुजर सकती है, जबकि अधातु में से विद्युत धारा आसानी से नहीं गुजर सकती, वो कुचालक होती हैं विद्युत की। तो यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, हमें एक टेबल दी गई है। भी लोहे की छड़ क्या होती है, सुचालक होती है, कुचालक तो ये सुचालक होती है। गंधक सल्फर, सल्फर कुचालक हुआ क्योंकि वो अधातु है। कोयला भी कुचालक होगा, वो भी अधातु है। तांबे की जो तार होती है वो सुचालक होती है, वो धातु होती है। इसलिए ये सब चेक करने के लिए हम एक इस तरह परिपथ बना सकते हैं, विद्युत परिपथ। बीच में हम उसको परिपथ को, जैसे यहाँ पे एक कील है, बॉल पिन कह सकते हैं उसको, आल पिन। जो आल पिन है उसको हटा के आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं। जब अगर बल्ब ग्लो करता है तो वो सब्सटेंस विद्युत का सुचालक है, अगर वो बल्ब ग्लो नहीं करता है तो वो सब्सटेंस विद्युत का कुचालक है। अब हम आगे चलते हैं। तन्यता, डक्टिलिटी। जो धातुएं होती हैं उनकी हम खींचकर तारे बना सकते हैं, जो अधातु होती हैं उनकी हम खींचकर तारे नहीं बना सकते हैं, इसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। उसके बाद साउंड, सोनोरस। धातु जो होती हैं वो सोनोरस होती है, ध्वनिक होती हैं। और जो अधातु होती हैं वो सोनोरस नहीं होती हैं, क्योंकि जब हम धातुओं के ऊपर चोट करते हैं तो बहुत तेज आवाज़ उत्पन्न होती है। हमारे जो स्कूल की जो घंटियां होती हैं वो भी धातु की बनी होती हैं, ताकि उनकी आवाज़ दूर तक जाए और लंबे समय तक वो उत्पन्न हो। जबकि जो अधातु होती हैं वो ऐसा नहीं करती। तो धातुएं सोनोरस होती हैं, साउंड प्रोड्यूस करने वाली होती है जब उनके ऊपर चोट की जाती है। तो ये यहाँ पे एक इसका
एक समरी बनाई गई है यहाँ पे। धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, आघातवर्धक होती हैं, तन्य होती है, ध्वनिक होती है और ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और जो अधातुएं हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत होती हैं, वो कठोर नहीं होती, चमकीली नहीं होती। देखिए कुछ अधातु हैं एक दो जो चमकीली होती हैं, वो उनके एक्सेप्शनल केसेस हैं। हम यहाँ पर एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम सिंपल बात कर, जनरल बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। तो ये है भी जो अधातु के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे दिए गए हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। फिर ये यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस बताए गए भी। सोडियम और पोटेशियम धातु होती है, नरम होती हैं, इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। और मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर हम बात करें कुछ अधातुओं की, तो आपको पता होगा आयोडीन है, वो एक चमकीली अधातु होती है। और आप अगर बात करें हीरे की, डायमंड है, वो सबसे कठोर पदार्थ है अब तक का दुनिया के अंदर, वो भी एक अधातु है। तो ये कुछ अपवाद हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, वो भी एक अपवाद है क्योंकि वो एक अधातु है। उसके बाद हम आते हैं इनकी रासायनिक अभिक्रिया पर। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आयरन है, ऑक्सीजन और जल है। तो आप सभी को पता होगा जब आयरन, ऑक्सीजन और जल होता है तो क्या बनता है? जंग लग जाता है। और इसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, जब अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। वहाँ पे जो Fe3O4 × XH2 कर सकते हैं हम, जंग का फार्मूला है। इसी तरह ये दिखा रखा है अभी, जंग जब लग जाता है किसी ऑब्जेक्ट को तो ऐसे होता है, जंग कैसा दिखाई देता है आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं कॉपर। जो कॉपर होता है, जब आपने देखा होगा उसके अंदर पानी डाला जाता है तो कॉपर उसके ऊपर हरे रंग की एक परत जम जाती है। वो क्यों जम जाती है? क्योंकि उसके अंदर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जम जाता है, उनका एक मिश्रण बन जाता है। ये दिखा रखे अभिक्रिया, कॉपर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके ये सारे नम वायु में उपस्थित होते हैं, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण बनता है, जिसके कारण तांबे के ऊपर एक हरी परत बन जाती है। मैग्नीशियम का दहन मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था। तो मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और जो भी धातु ऑक्साइड होते हैं मोस्टली, उनका जो जलीय विलयन होता है वो अक्षारकीय होता है। वो क्या करेंगे? वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति अक्षारकीय होती है। उसके बाद ये सल्फर है। सल्फर का दहन के बारे में बात है यहाँ पर। जो सल्फर का दहन होता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है। और जो अधातु ऑक्साइड हैं, जब उनके मिश्रण को या उनके ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो वो अम्लीय विलयन उत्पन्न करते हैं। और जो अम्लीय विलयन होता है उसकी अगर हम नीले लिटमस के साथ उसको करके देखें तो वो लाल हो जाएगा। यहाँ पे हमने दिखाया कि एक अभिक्रिया दिखा रखी भी, सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करती है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें भी इसी तरह की अभिक्रिया होती है। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्योंकि इसकी प्रकृति अम्लीय है, और हम ये सब जानते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। अब हम आते हैं जल के साथ अभिक्रिया पर। जो धातु होती हैं, आपने सभी ने पढ़ा होगा, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। तो सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसमें क्या बताया गया है? सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है क्योंकि वो जल के साथ अभिक्रिया करके, जो जल में ऑक्सीजन होती है उसके साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और वो बहुत अधिक उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया होती है, उसमें बहुत ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होती है और वो आग भी पकड़ लेते हैं। इसलिए उन्हें बचाने के लिए भी वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना करे तो उनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और इसी तरह धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके, अच्छा इस पीछे कुछ बात रह गई, फास्फोरस के बारे में बात बताई गई। फास्फोरस एक अधातु है, इसको भी जब वायु में रखते हैं तो ये भी आग पकड़ लेती है। तो इसको भी हम मतलब वायु से बचाने के लिए इसको हम पानी के अंदर रख सकते हैं क्योंकि ये पानी में अभिक्रिया नहीं करती है। अम्लों से अभिक्रिया, धातु अम्लों से अभिक्रिया करके वही बात फिर आ गई, क्या बनाती है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 8th क्लास के लेवल की, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ये बातें बता रहा हूँ। तो ये बताया गया धातु अम्लों से अभिक्रिया करके
हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। और अधातु अम्लों से सामान्यतः विक्रिया नहीं करती, लेकिन धातु करती हैं और वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। सामान्य बातें बताई गई हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर है, लकड़ी, कोयला, सल्फर है। वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या विक्रिया करेगी और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या विक्रिया करेगी, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और हमने ये देखना भी धातु कौन सी और अधातु कौन सी। मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, आयरन धातु है, तो ये तो अभिक्रिया करेंगी। अब बात आई कॉपर की। कॉपर का भी ये देखना होता है भी वो क्या हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये बता सकते हैं वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी या नहीं होगी। लकड़ी या कोयला अधातु है, सल्फर है वो भी अधातु है, तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगी। अक्षारों के साथ अभिक्रिया, जो धातु होते हैं अक्षार के साथ अभिक्रिया करके वो भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और वो पोप की ध्वनि के साथ जलते हैं। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अक्षार है जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातुओं की अक्षारों से विक्रियाएं जटिल होती हैं, थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि ये 8th क्लास की लेवल की बुक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इतना ज़्यादा नहीं बताया गया इस बुक के अंदर। तो आपकी क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ही मैं उतना बता रहा हूँ जितना आपकी बुक के अंदर है। विस्थापन अभिक्रियाएं, ये मैंने आपको पहले एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था। जब कॉपर सल्फेट है उसका रंग नीला होता है, और जब उसमें अंदर आयरन ऑब्जेक्ट डाले जाते हैं तो उसका रंग हरा हो जाता है, क्योंकि जो कॉपर है वो कम अभिक्रियाशील है और आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो आयरन उस कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। यहाँ पे कुछ अभिक्रिया दिखा रखी हैं। जिंक इज मोर एक्टिव देन कॉपर, तो जिंक कॉपर को हटा देगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। आयरन इज मोर एक्टिव देन कॉपर, तो आयरन सल्फेट बन जाएगा। अब यहाँ पे एक अभिक्रिया सी जो है वो दिखा रखी है, यहाँ ये अभिक्रिया नहीं हो सकती है। इसी तरह डी अभिक्रिया भी नहीं हो सकती, क्योंकि कॉपर इन दोनों से ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं है, तो उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। फिर आगे आपको ये जिंक सल्फेट है, लोहे कील है, इनमें भी वही बात। फिर आगे भाई कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा कम अभिक्रियाशील है, कौन सा किसको डिस्प्लेस करेगा, ये डिपेंड करता है इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर, रिएक्शन के ऊपर। वो केमिकल एक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हो कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पे फिर ये दिखाई रखा है भी कैसे वो उसको विस्थापित करता है। जिंक कॉपर को हटा के जिंक सल्फेट बना लेगा। और ये जो नीचे वाली अभिक्रिया ये नहीं होगी, क्योंकि इसमें कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। ये आपकी लिखा भी हो सकता है भी बीकर सी में जिंक का कॉपर और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। इसी प्रकार डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था, क्योंकि बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं। तो ये बातें को बता रखी हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। तो आगे देखते हैं धातु और अधातुओं के उपयोग। हम सभी जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में धातुओं का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और अधातुओं का भी। तो पहले अधातुओं के कुछ उपयोग बताए हैं। जिस तरह ऑक्सीजन है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो श्वसन करने में हमारे सहायता करती है। अधातु है उर्वरकों के रूप में पौधों के अंदर प्रयोग की जाती है। और जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन है, आपको पता ही होगा, उसका प्रयोग किया जाता है। अधातु इसका बैंगनी रंग, आयोडीन की बात हो रही है, वो एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। पटाखों में आपको पता ही है गंधक जिसको हम बोलते हैं, सल्फर है, वो भी पटाखों के अंदर प्रयोग की जाती है। तो धातु आपको पता ही है, धातु के अंदर ये बताया गया। इसके अंदर भी मशीनों के अंदर, मोटर, गाड़ियाँ, वायुयान, आपके घर के अंदर आसपास आपको जहाँ जहाँ लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम का प्रयोग होता दिखाई दे रहा है, आप वो सारी बातें इसमें लिख सकते हैं आपके लेसन के अंदर। ये यहाँ पर इसका कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दी जाती हैं भी। रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, उनमें नए पदार्थ बनते हैं, कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये दिखा रखा है भी रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं और वो नए पदार्थ पहले वाले पदार्थों से थोड़ा सा अलग होते हैं। इन अभिक्रिया में मतलब अलग अलग प्रक्रिया होती है। कोई ठंडा करते हैं, कहीं पे गर्म हो किया जाता है, कहीं पे विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन का मतलब क्या है, विद्युत धारा पास करके किसी पदार्थ को तोड़ना। अभी यहाँ पर विद्युत अधिक अपघटन किया था। तत्व के बारे में था, कभी सल्फर एक तत्व है। तत्व वे पदार्थ हो जिनको और देख नहीं तोड़ा जा सकता। अगर उनको हम और ज़्यादा गर्म करेंगे तो आयनाइज हो सकते हैं, भी वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन के मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो कार्बन भी एक तत्व है,
सल्फर भी एक तत्व है, कॉपर भी एक तत्व है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। द्रव सल्फर का परमाणु रूप ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। हाँ, ये बात सही है, चाहे तत्व द्रव अवस्था में हो चाहे वो ठोस अवस्था में हो, वो सारे एक ही पदार्थ से बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। और यहाँ पे आपको बताया गया है भी, जो प्राकृतिक तत्व हैं उनकी संख्या 94 से अधिक नहीं है। जो कुछ तत्व हैं, कुछ इनमें धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ गैस अवस्था में पाई जाती है। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उपधातु होते हैं, उनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपके बुक के अंदर, निम्नलिखित में किसको पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है? तो आप बता सकते हैं जो धातु है वो आप देख सकते हैं, इस तरह जिंक है वो धातु है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पतली चादरों में बदल सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी आपने देखना भी, सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं। इन्होंने सही पूछा है, कुछ अधातुएं तन्य होते हैं। सामान्यतः हम सामान्यतः को सिलेक्ट करेंगे, सभी धातु वाले ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। सामान्यतः पे जनरलाइज बातें हो रही हैं, तो हम सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फास्फोरस बहुत खालिस्तान अधातु अभिक्रियाशील लिखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए उसको पानी में रखा जाता है। धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। यह भी यहाँ पे हमने ट्रू और फॉल्स भरना है, ट्रू और फॉल्स। तो सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, बात सही है या गलत? नहीं करते। सामान्यतः धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, फॉल्स है। सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ये ट्रू है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है, तो ये फॉल्स है। कोयले को खींचकर तारों में बदला जा सकता है, ये बात भी फॉल्स है। अब इस टेबल पर आते हैं। नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है। इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कर सकते हो आप। तो धातु और अधातु में अंतर लिखना है। दिखावट में धातु कैसी होती है? चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती, क्योंकि हम जनरलाइज बात कर रहे हैं तो इसीलिए ऐसा है। कठोरता की धातुएं कठोर होती हैं, अधातु कठोर नहीं होते हैं। आघात वर्धनीयता, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अधातु नहीं होती हैं। तन्यता, इसमें भी धातुएं तन्य होती हैं, अधातु नहीं होती है। ऊष्मा चालन और विद्युत चालन में भी धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातु कुचालक होती हैं। अब इनमें से इन्होंने पूछा भी कारण बताइए। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि वही बात आगे भी, जो एल्यूमिनियम है वो बिल्कुल पतली परत उसके में अंदर उसको बदल सकते हैं और वो ज़्यादा विक्रियाशील नहीं होता है, इसलिए उसका प्रयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जा सकता है। फिर है निमज्जन छड़ें, इमर्सन रोड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। निमज्जन छड़ें या इमर्सन रोड है वो धात्विक पदार्थों से निर्मित क्यों होते हैं? क्योंकि जो धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है और उनमें से भी धारा आसानी से गुजर सकती है, और इसलिए वो धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। फिर कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए वो जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। सोडियम और पोटेशियम की बात भी पहले हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं। ये वायु में रखने पर आग पकड़ लेते हैं और जल में भी ये अभिक्रिया करके आग पकड़ सकते हैं, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, वहाँ ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? तो नहीं रख सकते, क्योंकि जो एल्यूमिनियम धातु है और जो नींबू का जो अचार होता है वो अम्लीय होता है, इसलिए तो अब आपस में विक्रिया कर लेंगे और विषैले पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए हमें उनको एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रखना चाहिए। ये सही मिलान करो है भाई, हमने इनको जो धातु दे रखी हैं कुछ और अधातु हैं, तो इनको एक दूसरे साथ मैच करना है। जैसे गोल्ड का जो यूज होता है 1 का 4 के साथ करेंगे आप, क्योंकि गोल्ड का यूज आभूषण बनाने में करते हैं। आयरन की बात अगर करें तो आयरन का निर्माण है वो 2 का हम 5 से करेंगे, मशीनें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो खाद्य सामग्री के लपेटने में इसका यूज होता है। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का जो अगर प्रयोग है ईंधन के रूप में हम कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे कोयला कार्बन से बना होता है तो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। कॉपर है उसका जो प्रयोग होता है बिजली की तारों में होता है, और जो मरकरी का प्रयोग होता है वो थर्मामीटर के अंदर किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करें जो कॉपर है वो
हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होता है, जो हमारी जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी होती है उसमें कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए इसमें कोई विक्रिया नहीं होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील है, अगर उसको कॉपर सल्फेट में डाल दिया जाता है तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, और कुछ देर के बाद लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और वहाँ पे आयरन सल्फेट का निर्माण करेगी, जिसके कारण जो विलयन उसका रंग हरा हो जाएगा।